सीएम भजनलाल शर्मा का कार्यक्रम सीए सदस्यों के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस नवाचार शिखर सम्मेलन का आयोजन किया गया है। बिरला ऑडिटोरियम में सम्मेलन का आयोजन है। दोपहर 1:15 से लेकर दोपहर 2:30 तक कृषि विभाग फर्टिलाइजर संबंधी बैठक भी होनी है। मुख्यमंत्री आवास पर ही मैराथन बैठकें होंगी। लगातार एक के बाद एक बैठकों का दौर आज चलने वाला है। इसके बाद 3 बजे से लेकर 5 बजे तक पर्यटन, कला, संस्कृति विभाग की भी समीक्षा बैठक होनी है। इसके साथ ही वित्तीय वर्ष 2024-25 की लंबित बजट घोषणाओं, 2025-26 की कैटेगरी सी की लंबित बजट घोषणाओं की समीक्षा मुख्यमंत्री द्वारा विभिन्न बैठकों में प्रदत्त निर्देशों के क्रियान्वयन की समीक्षा बैठक होगी। मुख्यमंत्री आवास पर ही बैठक आयोजित की गई है। देखिए, आज मैराथन बैठक की मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की रहने वाली है। एक के बाद एक अलग अलग विभागों की यहां पर बैठक मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा करने जा रहे हैं। दोपहर 1:15 से लेकर 2:30 बजे तक कृषि विभाग फर्टिलाइजर संबंधी बैठक होनी है। चलिए बढ़ेंगे आगे, बात अगली एक खबर की। भजनलाल कैबिनेट की बैठक कल होनी है। कल दोपहर 2 बजे कैबिनेट की बैठक होगी। कैबिनेट बैठक के बाद ही दोपहर 3 बजे मंत्री परिषद की बैठक भी रखी गई है। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की अध्यक्षता में मीटिंग होगी। ये महत्वपूर्ण बैठक होगी। विधानसभा के मानसून सत्र में होने वाले विधायी कार्यों को लेकर बैठक में चर्चा होगी और इसी के साथ पंचायत और निकाय चुनाव से संबंधित मसलों पर भी चर्चा संभव है। बैठक में कई योजनाओं पर मोहर भी लग सकती है। तो एक महत्वपूर्ण बैठक कल मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की होने जा रही है। पहले कैबिनेट की बैठक और इसके बाद मंत्री परिषद की बैठक, जिसमें कई महत्वपूर्ण मुद्दों को लेकर बातचीत होगी। कई प्रस्ताव इस बैठक में रखे जाएंगे। कई प्रस्तावों को यहां पर मंजूरी भी दी जा सकती है। सभी की निगाहें इस बैठक पर भी रहेंगी कि आखिरकार इस बैठक के बाद क्या कुछ चीजें सामने निकल कर आती हैं। तो महत्वपूर्ण बैठक कल मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की, पहले कैबिनेट की बैठक और इसके बाद मंत्री परिषद की बैठक। चलिए बढ़ेंगे आगे। छात्र संघ चुनाव बहाली से जुड़े हुए मामले पर हाई कोर्ट में सुनवाई टली है। जी हां, याचिकाकर्ता जय राव सहित 3 याचिकाओं पर सुनवाई फिलहाल टल गई है। जस्टिस अनूप कुमार ढूंढ की एकल पीठ में सुनवाई होनी थी। मामले में अब सोमवार को 25 अगस्त को सुनवाई होगी और साथ ही याचिकाकर्ताओं की ओर से एडवोकेट शांतनु पारेख पैरवी करेंगे। देखिए, अब जो है फिलहाल सुनवाई टली है। सोमवार को 25 अगस्त को सुनवाई होगी इस मामले को लेकर। याचिकाकर्ताओं की ओर से एडवोकेट शांतनु पारेख पैरवी करेंगे। छात्र संघ चुनाव बहाली से जुड़े मामले पर हाईकोर्ट में फिलहाल सुनवाई टल गई है। देखिए, लगातार छात्र संघ चुनाव को लेकर तमाम तरह के प्रदर्शन, आंदोलन देखने को मिले। मामला कोर्ट तक भी पहुंचा। छात्र संघ चुनाव न होने के चलते छात्र संगठनों में काफी नाराजगी भी देखी जा रही है। चलिए बढ़ेंगे आगे, बात अगली खबर की। बूंदी के नैनवा से खबर आपको बता रहे हैं। राजकीय बालिका विद्यालय की छत गिरी है। जी हां, जर्जर भवन की छत गिर गई है। राहत की बात यह रही कि किसी प्रकार की कोई जनहानि नहीं हुई है। मौके पर एक बड़ा हादसा टल गया। प्रधानाचार्य ने हालांकि देखिए पहले से ही उच्च अधिकारियों को सूचना दे रखी थी, उसके बाद भी कोई सुनवाई नहीं हुई। किसी प्रकार का कोई ध्यान नहीं दिया गया। जिम्मेदारों ने जो है कहीं ना कहीं अपनी जिम्मेदारी से पल्ला झाड़ा और इसी का नतीजा है कि जर्जर भवन की छत गिरी है। लेकिन राहत की बात ये कि किसी प्रकार की कोई जनहानि यहाँ पर नहीं हुई। नैनवा गढ़ चौक राजकीय बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय का ये मामला बताया जा रहा है। ये तस्वीरें स्कूल भवन की छत गिरी है। हालांकि ये पहली कोई तस्वीर नहीं है। इस तरीके की तस्वीरें लगातार एक के बाद एक सामने आ रही हैं कि किस तरीके से जिम्मेदार जो हैं, कहीं ना कहीं जिनके कंधों पर जिम्मेदारी है, वो अपनी आंखें मूंदे हुए बैठे हैं। और ये एक जगह की नहीं, कई क्षेत्रों की, कई इलाकों की ऐसी तस्वीरें हैं जहाँ विद्यार्थी पढ़ने जाते हैं और उनके साथ इस तरीके की जर्जर भवन में बैठाकर उन्हें पढ़ाया जाता है। आज जब विद्यालय आए, जब हमने सुबह देखा आकर, तब से पता चला कि ये एक कमरा की छत गिर गई है। नहीं, ये पहले जर्जर हो रहा था, तो अधिकारियों को सूचना दिया हमने को ऊपर। जी, जर्जर हो रहा था। अधिकारियों ने पहले जर्जर घोषित कर गए थे और इसको बंद कर रखा था जब से जर्जर घोषित हुआ ये। और इसमें किसी भी प्रकार के बच्चों को बैठाया नहीं जाता, सिर्फ नकारा सामग्री ही रखी जाती है इसके अंदर। और अब वो बंद है, पूरी तरीके से बंद था।
और ये जमींदोज की प्रक्रिया चल रही है। प्रस्ताव पहले एसडीएमसी में ले लिया गया था और जमींदोज की प्रक्रिया अब शुरू हो चुकी है, तो कार्य चल रहा है। चलिए बढ़ेंगे आगे। बात अगली खबर की। बीकानेर के खजुवाला से खबर आपको बता रहे हैं। लापरवाही ने ली युवक की जान। युवक की टैंकर के नीचे आने से मौत हुई है। टैंकर पर बैठे युवक का पैर फिसलने से हादसा हुआ है। रामदेवरा जा रहे यात्रियों के साथ बैठा था युवक। श्यामगढ़ निवासी रोशन लाल के रूप में मृतक की पहचान हुई। सूचना के बाद छतरगढ़ पुलिस मौके पर पहुंची है। शव को कब्जे में लेकर मोर्चरी में रखवाया गया है। छतरगढ़ थाना क्षेत्र के सत्तासर के पास हादसा हुआ है। तो रामदेवरा जा रहे यात्रियों के साथ ये युवक बैठा था। इस दौरान हादसा हुआ। सूचना के बाद छतरगढ़ पुलिस मौके पर पहुंची है। लापरवाही ने युवक की जान ले ली। युवक की टैंकर के नीचे आने से मौत हो गई। टैंकर पर बैठे युवक का पैर फिसला और देखिए यह हादसा हुआ। कहीं ना कहीं लापरवाही जो है बरती गई इस युवक की तरफ से और लापरवाही का नतीजा कि युवक हादसे का शिकार हो गया। लापरवाही ने युवक की जान ले ली। चलिए बढ़ेंगे आगे। झुंझुनू के नवलगढ़ नगरपालिका क्षेत्र के वार्ड संख्या 10 के उपचुनाव का परिणाम घोषित हो गया है। भाजपा प्रत्याशी सविता शर्मा ने कांग्रेस प्रत्याशी अनीता शर्मा को 44 वोटों से हराकर जीत दर्ज की है। मतगणना के बाद भाजपा के सविता शर्मा को कुल 431 वोट मिले, जबकि कांग्रेस प्रत्याशी अनीता शर्मा को 387 वोटों से ही संतोष करना पड़ा। चुनाव में नोटा को भी 5 मत मिले हैं। तो वहीं वार्ड 10 की ये सीट कांग्रेस पार्षद उर्मिला चौटिया के निधन के कारण खाली हुई थी। तो जीत के साथ नवलगढ़ पालिका में भाजपा को एक और सीट मिल गई है। तो वहीं कांग्रेस को झटका लगा है। नवलगढ़ नगरपालिका की वार्ड संख्या 10 का 21 को उपचुनाव की वोटिंग हुई थी और आज 22 को रिजल्ट का था। तो जो पहला राउंड था उसमें कैंडिडेट 1 है अनीता कुमारी, उनको मिले हैं 226 वोट और जो कैंडिडेट 2 हैं सविता शर्मा जी, उनको मिले हैं 214 वोट और नोटा को 2 वोट गए हैं। सेकंड राउंड में कैंडिडेट जो 1 हैं उनको मिले हैं 161 वोट 161 और सविता शर्मा जी को मिले हैं 217 वोट और नोटा को गए हैं 3 वोट। इस प्रकार से कैंडिडेट 2 जो सविता शर्मा जी हैं 44 वोटों से। कार्यकर्ता हमारे बहुत अच्छे थे, उन्होंने जी तोड़ के बहुत मेहनत करी है और उनके साथ हमारे एमएलए साहब विक्रम सिंह जी जाखड़, उनके सहयोग से हम सब ने मिलकर बहुत मेहनत करी, इस कारण आज हम जीत हासिल। कार्यकर्ता हमारे बहुत अच्छे थे, उन्होंने जी तोड़ के बहुत बाबा रामदेव की समाधि के दर्शन के लिए रामदेवरा में श्रद्धालुओं का सैलाब उमड़ रहा है। हर दिन औसतन 3 लाख से अधिक भक्त यहां पर पहुंच रहे हैं और श्रद्धा से कतारों में खड़े होकर बाबा के दर्शन कर रहे हैं। हालांकि भादवा मेला विधिवत रूप से 25 अगस्त से आरंभ होता है, लेकिन उससे पहले ही करीब 50 लाख श्रद्धालु बाबा की समाधि के दर्शन कर अपने अपने गंतव्यों को लौट चुके हैं। बाबा रामदेव समाधि समिति ने दर्शनार्थियों की भीड़ को नियंत्रित करने और उन्हें सुविधाजनक दर्शन कराने के लिए समाधि स्थल को प्रतिदिन 23 घंटे खुला रखा है। श्रद्धालुओं की सुरक्षा और व्यवस्था को सुचारू बनाए रखने के लिए 150 से अधिक सीसीटीवी कैमरे भी लगाए गए हैं और पूरे परिसर की सतत मॉनिटरिंग भी लगातार की जा रही है। तो वहीं अब तक 45 लाख से अधिक श्रद्धालु समाधि के दर्शन कर चुके हैं और ये संख्या 25 अगस्त से शुरू होने वाले मेले के दौरान और तेजी से बढ़ने की भी संभावना है। सर्वप्रथम मैं जय बाबा की करता हूँ भक्तों से आने वाले सभी को। लाइनें हमारे यहाँ से लेके नोखा चौराहे से आगे आरसीपी गोदाम तक 6 लाइन लगाई हुई है और यहाँ से 2 नंबर पुलिये तक ऊपर हमने फुहारा लगाया, यात्री के पंखे सभी वहाँ नोखा चौराहे तक लगे हुए हैं और पानी की जगह जगह पिया हुए और ये ड्रम रखे हुए हैं यात्रियों के लिए। स्थल सिर्फ 2 घंटे सफाई के लिए बंद किया जाते हैं कपाट और जैसे सफाई होती है तो तुरंत ही चालू कर दिया जाता है। घंटे बंद रहते हैं, लगभग 22 घंटे खुला रहता है। सर्वप्रथम मनोकामना पूरी करे। बाबा ये विष्णु अवतार है,
किसी को या समाधि आने से उसी का सब दुख दूर होता है। और बाकी मंदिर समिति से जो व्यवस्था है, होम गार्ड है, सिक्योरिटी गार्ड है और बाकी पानी की व्यवस्था की जाइए और लंगर चल रहा है, गौशाला है और जो आते हैं उसको सब उनको सेवा करता है। और जब बहुत बहुत बाबा रामदेव जी उसी को मनोकामना पूरी करे। बाबा रामदेव जी 24 घंटा में 22 घंटा मंदिर खुला है और अति पुजारी लगे हुए हैं, दर्शन होता है और छल लेना चलती है। जो लैन बाही नहीं रहती है बिल्कुल उसको दर्शन करा के खाजूवाला क्षेत्र में गोकुलगढ़ से 72 आरडीओ और 1-2 एसएलएम तक बनाई जा रही सड़क को लेकर ग्रामीणों में जबरदस्त आक्रोश देखने को मिल रहा है। जी हां, सड़क निर्माण पूरा होने के कुछ ही दिनों बाद जगह जगह से उखड़ने लगी है, जिससे निर्माण की गुणवत्ता पर कई गंभीर सवाल खड़े हो रहे हैं। स्थानीय ग्रामीणों ने सड़क पर पहुंचकर ठेकेदार पर घटिया निर्माण सामग्री के उपयोग का आरोप लगाया, तो वहीं ग्रामवासियों की शिकायत पर लोक निर्माण विभाग के सहायक अभियंता मौके पर पहुंचे और सड़क की स्थिति का निरीक्षण किया। ग्रामीणों ने अधिकारियों से मांग की है कि सड़क निर्माण में सुधार कर दोबारा उच्च गुणवत्ता से काम करवाया जाए। इटावा उपखंड क्षेत्र में लगातार मूसलाधार बारिश का दौर जारी है, जिससे नगर और ग्रामीण इलाकों में जलभराव की गंभीर स्थिति बन गई है। पिछले 24 घंटे में इटावा क्षेत्र में 4 इंच से अधिक बारिश दर्ज की गई है। बारिश का सबसे अधिक असर सुल्तानपुर क्षेत्र में भी देखा जा रहा है, जहां सड़कों पर 2 से 3 फीट पानी की चादर बह रही है। स्थानीय लोग भारी परेशानी का सामना भी कर रहे हैं। तो वहीं सबसे गंभीर स्थिति मारवाड़ा चौकी के नाले पर बनी हुई है, जहां 3 से 4 फीट तक पानी की तेज बहाव वाली चादर चल रही है और इसकी वजह से कोटा जिला मुख्यालय से सुल्तानपुर और इटावा का सीधा संपर्क टूट गया है। 24 घंटे में इटावा में 4 इंच से अधिक बारिश दर्ज की गई है। देखिए 3 सप्ताह बाद एक बार फिर इटावा क्षेत्र में भारी बारिश का दौर शुरू हुआ है। पिछले 24 घंटों में 4 इंच से अधिक बारिश हो गई है, जिसके चलते इटावा क्षेत्र सहित आसपास के ग्रामीण इलाकों में नदी नाले एक बार फिर उफान पर आए हैं, जिसके चलते जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। वहीं सुल्तानपुर क्षेत्र में भी बाढ़ के हालात बने हैं। मारवाड़ा चौकी में 3 से 4 फीट पानी की चादर चल रही है, जिसके चलते कोटा से सुल्तानपुर और इटावा क्षेत्र का सीधा संपर्क कटा हुआ है। तो वही हालात लगातार बिगड़ते जा रहे हैं। निचली बस्तियों में जलभराव की स्थिति एक बार फिर बनने लगी है। पिछले 3 पखवाड़े के बाद बारिश का दौर शुरू हुआ, जो बीती रात से जारी है, जिसके चलते लोग प्रभावित हुए हैं, लोगों के कामकाज प्रभावित हुए हैं, लोग घरों से निकल नहीं पा रहे हैं। तो ये प्रशासनिक अमला अब वापस एक बार फिर मुस्तैद हो गया है, जो पूरी निगरानी इटावा क्षेत्र सहित आसपास के ग्रामीण इलाकों में बनाए हुए हैं। बता दें कि बारिश की काफी आवश्यकता थी। वैसे किसानों के लिए बारिश लाभदायक साबित हो सकती है, लेकिन जलभराव होने से कहीं न कहीं ग्रामीणों को एक बार फिर दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। उमेश गौतम, सच बेधड़क, इटावा। चलिए बढ़ेंगे आगे। बात अगली खबर की। बूंदी के केशोराय पाटन से खबर आपको बता रहे हैं, जमकर बरस रहे हैं मेघ। 2 दिन से लगातार बारिश का दौर लगातार जारी है। लगातार हुई बारिश से सड़कें जलमग्न हो गई हैं। बारिश से आम जनजीवन भी अस्त व्यस्त हो गया है। कई जगहों पर जलभराव की स्थिति बनी है। देखिए लगातार बारिश का दौर जो है कई जगहों पर देखने को मिल रहा है। जमकर मेघ बरस रहे हैं और 2 दिन से लगातार यहां पर बारिश का दौर जारी है, जिसके चलते जल भराव की स्थिति बनी है। कई जगह पर लोगों का जनजीवन यहां पर भी अस्त व्यस्त हुआ है। बूंदी के केशोराय पाटन की तस्वीरें। यहां पर लगातार 2 दिन से बारिश हो रही है। चलिए बढ़ेंगे आगे। बात कोटा के इटावा की, जहां पर जिले में लगातार बारिश के चलते हालात बिगड़ गए हैं। सुल्तानपुर में सड़कों पर 3 फीट तक पानी भर चुका है। बारिश के कारण पुलिस की जीप भी फंस गई है। ट्रैक्टर की सहायता से जीप को निकाला गया है। तो लगातार बारिश से यहाँ पर भी हालात जो हैं बिगड़े हुए हैं। पुलिस की जीप भी जो है फंसी, जिसको किसी तरह से निकाला गया। ट्रैक्टर की सहायता ली गई और जीप को बाहर निकाला गया। जिले में लगातार बारिश हो रही है, जिसके चलते हालात काफ़ी ज़्यादा बिगड़ गए हैं। तस्वीरों में आप देख भी सकते हैं साफ तौर पर किस तरीके से जो है सड़कें दरिया बन चुकी हैं।
बढ़ेंगे आगे। जैसलमेर के मोहनगढ़ में पूर्व सांसद और वरिष्ठ कांग्रेस नेता कर्नल सोनाराम चौधरी को अंतिम विदाई दी जा रही है। उनका पार्थिव देह उनके पैतृक निवास पर अंतिम दर्शन के लिए रखा गया है, जहां सुबह से ही हजारों की संख्या में आमजन और राजनेता श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए पहुंच रहे हैं। तो वहीं सांसद उमेदाराम बेनीवाल दिल्ली से सीधे मोहनगढ़ पहुंचे। उन्होंने कर्नल सोनाराम को एक जननायक और राष्ट्र सेवक बताते हुए उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। अंतिम दर्शन के लिए राजनीतिक और सामाजिक क्षेत्र के दिग्गज भी लगातार पहुंच रहे हैं, उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित कर रहे हैं। तो देखिए, देश प्रदेश के कई दिग्गज नेता श्रद्धांजलि देने के लिए सुबह से ही पहुंच रहे हैं। अभी भी ये सिलसिला लगातार जारी है श्रद्धांजलि देने वालों का, चाहे आम हो खास हो, सभी उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए पहुंच रहे हैं।